Hi guys, welcome to my channel Love Biology. I hope you all are well. Okay. In the previous class, we studied about Gram staining, about the eukaryotic cells, about various organelles of eukaryotic cells like the cell wall, cell membranes, their functions. I hope you have no doubts till what we have studied now. Today, we shall continue about the endomembrane system and further organelles, like we shall study about plastids, we shall study about mitochondria, we shall study about the cytoskeleton of the cell, we shall also study about the cilia and flagella. Although we have studied about cilia and flagella of the prokaryotic cell, but today we shall study about the cilia and flagella of the eukaryotic cell. Right. So let's start today's topic, lecture number 4 from endomembrane system. Okay. Now what is endomembrane system? Look, for example, I shall take your part of your body. Okay, every body part, maybe your hand, maybe your eyes, मतलब तुम्हारे बॉडी के, तुम्हारे शरीर के हर एक पार्ट, हर एक organ अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब मिलके एक ही के इंस्ट्रक्शन, एक ही फंक्शन के अंदर काम करते हैं। क्या होता है? ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक काम होता है तो मिलके वो एक काम को पूरा करते हैं। सपोज जब तुम खाना खाते हो, उसमें तुम्हारा माउथ यूज होता है, स्टोमक यूज होता है, इंटेस्टाइन्स भी यूज होता है। ये सब, ये इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये सब मिलके काम करते हैं तो हमारा फूड का इंजेक्शन के बाद इजेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह सेल में जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करता है? मतलब इसमें से कुछ ऑर्गेनेल्स है, 3-4 ऑर्गेनेल्स जो मिलके एक फंक्शन करते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, ठीक है। ये 4 है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल्स। चलो अभी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हर एक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर उसको शॉर्ट में तुम ER बोल सकते हो। ये क्या होता है? मतलब छोटे छोटे टाइनी ट्यूबुलर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये रेटिकुलम मतलब एक जाल की तरह बिछे हुए होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म में जो ये जहां पर होते हैं, ये क्या करते हैं? सेल के जो अंदर का जो स्पेस है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, अंदर का जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस को ये 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है लुमिनल कंपार्टमेंट्स और एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। लुमिनल कंपार्टमेंट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है, उसका स्पेस होता है। एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट जो होता है वो उसके बाहर वाला स्पेस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ देने के बाद जो भी जितना भी इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल के अंदर जितना भी स्पेस है, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ER मतलब ER को तुम कैसे पहचानोगे? सेल के अंदर ER के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम जैसे बीड्स की तरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हुआ तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियस है। ये देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर देखो छोटे छोटे सब बीड्स जैसे लगे हुए हैं, इनको हम, ये सब क्या होते हैं? राइबोसोम्स, ठीक है, जिसका बेसिक फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ऐसे पहचाने कि उसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स लगा हुआ होगा, ठीक है। अब चलो एंडोप्लाज्मिक, उसके बाद पढ़ेंगे RER एंड HER। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से लगा होता है वो 2 भाग में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। इसीलिए हम उसको रफ बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बीड्स होते हैं। स्मूथ में नहीं होते राइबोसोम्स, इसको हम स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। RER का फंक्शन क्या होता है? मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन HER में राइबोसोम्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसका एक अलग फंक्शन होता है जो होता है लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, मतलब फैट का सिंथेसिस करना। और RER का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब इधर देखो, मैं तुमको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो डायग्राम देखो, ये जो सेल मतलब ये जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो RER होता क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। ये देखो कंटिन्यू होकर यहाँ तक आकर खत्म हुआ है, ठीक है। एक्सटेंसिव है और कंटिन्यूअस भी है। और HER का क्या काम होता है? HER स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो एनिमल सेल्स में सिंथेसिस होता है वो HER करता है। स्टेरॉयडल हार्मोन्स मतलब सेक्स हार्मोन्स को तुम, सेक्स हार्मोन हमारा एक तरह का स्टेरॉयडल हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो या प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ठीक है। ये सब होता है एस्ट्राडियोल, ये सब होता है स्टेरॉयडल हार्मोन्स। इसको कौन सिंथेसाइज करता है एनिमल सेल्स में? HER, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब चलो नेक्स्ट में जाते हैं, गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस क्या है?
कैमिलो गोल्गी ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने पहली बार ये गल्गी अपराटस को, गल्गी बॉडीज को देखा था सेल में, ठीक है। उन्होंने इसको कहाँ पर देखा था, न्यूक्लियस के आसपास, मतलब एकदम डेंसली जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको देखा था, जिसको हम गोल्गी बॉडीज के नाम से जानते हैं। जब कैमिलो गोल्गी का डेथ हो गया उसके बाद उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में ये जो सेल ऑर्गेनेल था उसका नाम दिया गया गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये गोल्गी बॉडीज क्या होता है, ये देखो, ये है गोल्गी बॉडीज। इधर ये देखो फ्लैट शेप डिस्क है, ठीक है, फ्लैट डिस्क है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। हर एक फ्लैट डिस्क शेप को हम इसको बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। ये सब पैरेलल ऐसे स्टैक होते हैं, देखो ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है। सिस्टर्न आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर इन ए गोल्गी बॉडी, ठीक है। और ये जो गोल्गी का जो सिस्टर्नी है ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, मतलब कॉन्सेंट्रिकली मतलब एक सेंटर के चारों तरफ ये अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। एक सेंटर के चारों तरफ जब ये अरेंज होता है, ये सिस्टर्नी एक पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है। और उनका दो फेस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स फेस जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और सीस फेस, एक होता है कॉन्केव जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस। ये जो कॉन्वेक्स, ये जो फॉर्मिंग फेस होता है, ये क्या होता है, ये एंट्री फेस होता है, फॉर्मिंग फेस, जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। और मैच्योरिंग फेस क्या है, सब्सटेंस गोल्गी बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद बाहर निकलेगा इस मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, सीस फेस जिसके अंदर सब्सटेंस जाएगा, कॉन्केव या ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं जिससे सब्सटेंस बाहर आएगा, ठीक है। द सीस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। देखो सीस फेस ट्रांस फेस तो अलग है, ये सीस कन्वेक्स शेप का है, ट्रांस कॉन्केव शेप का है, सीस फॉर्मिंग फेस है और ट्रांस मैच्योरिंग फेस है, ठीक है। एक सब्सटेंस को अंदर लेता है तो एक सब्सटेंस को बाहर जाने देता है। ये भले ही अलग अलग डिफरेंट हो, अलग अलग फंक्शन हो, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होने से एक सिस्टर्नी फॉर्म होता है जो कि गोल्गी बॉडीज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, गोल्गी बॉडीज का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। ये जो पैकेजिंग मटेरियल्स है इसका मतलब क्या है, पैकेजिंग मतलब स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल्स, ठीक है। चाहे तुम फूड स्टोरेज का नाम रख लो, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का भी नाम रख लो, ये सब पैकेजिंग मटेरियल्स को पैकेज करके रखता है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। जो मेटल को ये पैकेज करके रखता है वो कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स की तरह वो उसको फॉर्म करके रखता है, वेसिकल की तरह उसको अपने अंदर रखता है गोल्गी बॉडीज जो है, ठीक है। वेसिकल्स मतलब कहाँ से ये चीजें लाता है, ये सब मेटेरियल स्टोर करने के लिए, ये ईयर से कनेक्टेड है। मैंने तुमको बोला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, कनेक्टेड है। गोल्गी बॉडीज ईयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसका सीस फेस ईयर से, सीस फेस मतलब फॉर्मिंग फेस, जो चीजें एक्सेप्ट करता है, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ सब्सटेंस लाता है, गोल्गी बॉडीज के अंदर प्रोसेसिंग होता है और फिर मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल जाता है जो ट्रांस फेज होता है, ठीक है। मतलब देखो सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सपोज मेरा ये उंगली सपोज है, क्या मैं इसको बोल सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला उंगली, ठीक है, ये है गोल्गी बॉडीज इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब टच करता है, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। इधर जो भी मटेरियल्स, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके अंदर का है, ये है इसका, ये जो गोल्गी बॉडी का सीस फेस होता है और ये निकलता कहाँ से, इस तरफ से, और इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ये सीस फेस है, फॉर्मिंग फेस है। ये सब्सटेंस या मटेरियल को एक्सेप्ट करेगा और ये मटेरियल को बाहर निकालेगा प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, सिंथेसाइज करने के बाद बाहर निकलेगा। ये जो गोल्गी बॉडीज में होता है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईयर एंड मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus। मतलब जो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होता है इसलिए वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। वो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद वो गोल्गी बॉडीज के अंदर आके प्रोसेसिंग होकर थोड़ा सा मॉडिफाई होकर वो बाहर निकलता है ट्रांस फेज से, ठीक है। इसलिए गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर काम करते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज का ये जो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों चीजें हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट साइंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये दोनों चीजें ही गोल्गी बॉडीज में जो होता है फॉर्मेशन उनका होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, ये मतलब सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब तुमको वर्ड से पता चल गया, मतलब कुछ स्पेस है, ओपन सा है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है।
मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेस होता है जो कि इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, पानी होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट होता है, अदर मेटल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। सेल के लिए जो सारी चीजें यूजफुल नहीं है वो इसके अंदर स्टोर होकर रहता है। वहीं गोल्गी बॉडीज में क्या स्टोर होकर रहता है, पैकेजिंग मटेरियल्स, जो सब सेल के लिए जरूरी है, रिजर्व मटेरियल्स। लेकिन वैक्यूल्स में वो सब मटेरियल्स होता है जो सब सेल के लिए जरूरी नहीं है। मतलब तुम ले सकते हो, अगर तुम गोल्गी बॉडीज को ले सकते हो जो चीजों को स्टोर करके रखता है, सपोज स्टोमक खाना को स्टोर करके रखता है, कुछ देर के लिए डाइजेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर आगे बढ़ाता है। उसी तरह वैक्यूल्स को तुम ले सकते हो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को स्टोर करता है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसी तरह वैक्यूल्स का काम होता है वो सब चीजों को स्टोर करना जो सेल के लिए जरूरी नहीं होता है। इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन इसको बाउंड करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये देखो मैंने यहाँ पर बड़ा सा लिखा है, इसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स 90% तक स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मैंने तुमको बोला था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो एकदम सेंट्रल होता है, बड़ा सा होता है, और उसका न्यूक्लियस प्लांट सेल का साइड में होता है। वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस सेंट्रल होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होता है बहुत ही बड़ा होता है और 90% तक सेल का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। और प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट जो होता है फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। देखो वैक्यूल में जो होता है कंसंट्रेशन थोड़ा लो होता है, वैक्यूल के बाहर जो चीजें होता है उनमें कंसंट्रेशन हाई होता है आयंस का, सॉरी वैक्यूल के अंदर हाई होता है, वैक्यूल के बाहर लो होता है। जब लो से हाई अंदर तक आएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, ये टोनोप्लास्ट हेल्प करता है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक लाएगा, ये क्या टोनोप्लास्ट हेल्प करता है, ठीक है। वैक्यूल्स बहुत तरह के होते हैं, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उस तरह दो एग्जांपल होता है, एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक है फूड वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो अमीबा में प्रेजेंट होता है। ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, ठीक है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा के अंदर होता है। और प्रोटिस्ट के अंदर एक होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफली, ठीक है। फूड वैक्यूल क्या होता है, सपोज ये एक प्रोटिस्ट सेल है, ठीक है। इधर एक छोटा सा, मतलब ये सपोज मेरा ये वाला उंगली छोटा सा, मतलब ऐसे एक है, मतलब खाना जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोटिस्ट का सेल जब आके इसके पास पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये इसे ओपन होना शुरू हो जाएगा वैक्यूल की तरह। मतलब ओपन तो नहीं होगा, मतलब ये से अंदर आ जाएगा ताकि वैक्यूल फॉर्म हो जाए। फिर ये जो वैक्यूल जो दोनों तरफ से आके जोड़ हो जाएगा और इसको ऐसे ही कवर कर लेगा। मतलब फूड को अपने अंदर उसने ट्रैप कर लिया, वैक्यूल बना के अपने आप दोनों चारों तरफ से अपने सेल मेम्ब्रेन को यूज करके एक वैक्यूल बना दिया। उसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल होता है उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, जो फूड को टेक इन करने में हेल्प करता है प्रोटिस्ट का, ठीक है। अब चलो, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग द गोल्गी एपैरेटस। ये देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो इसमें सब मिलके काम करेंगे। गोल्गी एपैरेटस किसके साथ मिलके काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे जो सिंथेसाइज होकर प्रोटीन आता है ये उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। उसी तरह गोल्गी एपैरेटस में जब पैकेजिंग के बाद कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है, पैकेजिंग के बाद उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। उसके मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। मतलब लाइसोसोम जो जब आइसोलेट कर देते हो तुम लाइसोसोम, मतलब इसमें हर तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक मतलब जो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एसिड से बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे वर्ड आता है, जो हर तरह की चीजें को डाइजेस्ट करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट पे बहुत ही एक्टिव होता है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, ये एसिडिक कंडीशन में बहुत ही एक्टिव होते हैं। कैसे, ये देखो इसके पास जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, एक होता है लाइपेजेस, एक होता है प्रोटीएजेस, एक होता है कार्बोहाइड्रेजेस। लाइपेजेस जो होता है वो लाइपेज मतलब फैट को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है इजीली, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को इजीली डाइजेस्ट कर देता है। ये सब होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये जो एंजाइम्स मतलब है न्यूक्लिक एसिड तक को भी ये डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स, ठीक है। इसलिए हम इसको सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। अगर ये फट गया, किसी भी कारण से अगर लाइसोसोम फट गया या उसका अंदर का कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल आया तो पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए उसको हम सेल का सुइसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया।
ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल का न्यूक्लियस के बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी क्या होगा, एनर्जी नहीं बनेगा सेल के अंदर, एटीपी के नहीं बनेगा, तो सेल का कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप्ड है, उसका डायग्राम मैं तुमको आगे दिखाऊंगा, तुम समझ लेना। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है ये डबल लेयर होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, ग्लाइकोलिपिड बाइलेयर होता है, उसी तरह इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है ये डबल लेयर होता है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर कंपार्टमेंट जो होता है, उसमें डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस एक प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो चीज होती है, जो डेंस होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही स्मूथ होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक लिमिटिंग बाउंड्री बना, लिमिटिंग मतलब क्लोज्ड बाउंड्री, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर तक बहुत ही फोल्डिंग्स इनफोल्डिंग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वो क्रिस्टा क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे कि मोर सरफेस एरिया बनने के मोर चीजों को अंदर ला सकता है, ठीक है। क्रिस्टे के जो सरफेस पे ए नंबर ऑफ टेनिस रैकेट मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर। टेनिस रैकेट तुमको पता है, अगर तुमने टेनिस खेला होगा, बैडमिंटन खेला होगा, वो रैकेट लाइक का स्ट्रक्चर होता है, किसके ऊपर, क्रिस्टे के ऊपर। जो इनफोल्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम और F1 पार्टिकल्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस। हेड मतलब जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक मतलब जो लंबा स्टिक सा होता है, बेस जो जिससे ज्वाइन होता है, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के जो अंदर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से बना होता है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखो, इनर मेम्ब्रेन का अंदर जो डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस था जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे थे, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस यूनिट वो होता है जिसमें डीएनए हो और अपने आप को वो डिवाइड कर सके, ठीक है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल है, क्योंकि उसमें अपना ही डीएनए है। भले ही न्यूक्लियस में डीएनए हो, लेकिन उसमें अपना ही डीएनए है, जिससे कि हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इधर जो स्पेस तुम देख रहे हो, देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्रिस्टे के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन या फिर F1 पार्टिकल्स। ये जो स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट चलो, फंक्शंस क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, देखो इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 काइंड के होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, मतलब बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन होता है। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कंपल्सरी फोर्सफुली होना पड़ता है। एरोबिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसके कारण कुछ एनर्जी फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब एटीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और कुछ और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है तो उससे एटीपी फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी किससे बना होता है, एटीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी करेंसी फॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो मतलब हर बच्चा जो भी ये 10th क्लास 12th क्लास पास करके आए, मरते दम तक उसको ये याद रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई क्वेश्चन आए ना आए, सारे बच्चों को यही याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सारे के सारे 100% जिन्होंने भी पढ़ा है सेल बायोलॉजी वो बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का उसका और फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फ्लूइड है उसके अंदर, उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि मैंने तुमको बोला सेमी ऑटोनोमस यूनिट है, अपना डीएनए होगा, उसमें आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, 70S का राइबोसोम्स जो 50S और 30S से बना होता है, ठीक है। और प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स होता है तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी उसमें होता है।
और ये जो ऑक्सीजोम होता है, जो टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ईटीएस का एक प्रोसेस है, उसमें ये हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तुमको आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होकर वो मतलब एटीपी एडीपी ये सब यूज होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, आगे एक और कोर्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। अब मैंने तुमको ये भी पता है, एटीपी इज कंसिडर्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी किससे बना होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब उसमें मिलेगा तो हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये प्लास्टिड सेल प्लांट सेल का बेसिस है, हम सिर्फ प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स को पाएंगे। ये क्या है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है, ये एक फ्लैजेल ग्रुप होता है जिसको हम यूग्लिनोइड्स, ग्रीन ऑटोट्रोपिक होते हैं, इनमें भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स क्या होता है, बियर स्पेसिफिक पिगमेंट्स, मतलब उसके अंदर कुछ पिगमेंट होता है जो कि वेरियस कलर्स देता है, ठीक है। देखो मैं ये जो रेड कलर का ड्रेस पहना हूँ, इस कुछ पिगमेंट की वजह से ये रेड कलर है, ठीक है, क्योंकि रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको मैं रेड कलर, हम तुमको दिख रहा है कि ये रेड कलर है। उसी तरह प्लास्टिड में भी कुछ कलर, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। वो तीन टाइप के क्या होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अभी डिटेल्स में उनके बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस, मतलब व्हाइट प्लास्टिड है, इसका कोई भी कलरलेस नहीं, कोई भी कलर नहीं होता है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है, मतलब वेरियस फॉर्म में। फूड मटेरियल देखो, फूड मटेरियल स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके से फूड मटेरियल को ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। जब ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट। अब तब उसका नाम ल्यूकोप्लास्ट नहीं होगा, उसका नाम तब हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट। जिस ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर हुआ उसका नाम हो जाएगा एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और जिस ल्यूकोप्लास्ट में लिपिड स्टोर हो गया उसका नाम हो गया इलायोप्लास्ट। ये तीन वर्ड अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अमाइलो और एल्यूरोप्लास्ट में। देखो स्टार्च होता है मतलब अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट, लिपिड इलायोप्लास्ट, ठीक है। ये थोड़ा स्टेप, इसको याद रखने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हुआ था, कंफ्यूजन है जाहिर सी बात है, लेकिन अगर 4-5 बार अपने कॉपी में लिख दोगे तो आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। बिकॉज यू नो राइटिंग इज बेटर देन रीडिंग, ओके। तो इसको अगर तुम 4-5 बार लिख दोगे और 4-5 बार पढ़ दोगे तो तुम आराम से मतलब याद रह जाएगा। जहाँ पे जब स्टार्च स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, जब प्रोटीन स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट, जब फैट या लिपिड स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। देखो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये नीचे की तरह रहता है, मतलब ये सनलाइट को एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। प्लांट के दो साइड होते हैं, एक होता है जो सनलाइट को एक्सपोज होते हैं, एक जो डार्क साइड जो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट वहीं पे प्रेजेंट होता है जहां पर सनलाइट एक्सपोज नहीं होता है। लेकिन अगर गलती से कभी ल्यूकोप्लास्ट एक्सपोज हो गया सनलाइट को तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कभी भी सनलाइट को एक्सपोज नहीं रहता, गलती से किसी कारणवश अगर ल्यूकोप्लास्ट सनलाइट को एक्सपोज हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। अब चलो ये तो गया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। ये येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मतलब क्रोमोप्लास्ट का 3 ठो कलर हो सकता है, येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड। अगर क्रोमोप्लास्ट तुमको येलो कलर में दिखता है तो उसको हम बोलते हैं ज़ैंथोफिल। अगर ये रेड या ऑरेंज कलर में दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरोटीन, कैरोटीनोइड पिगमेंट। देखो ये कैसे याद रखोगे, कैरोटीन, कैरोट किस कलर का होता है, ऑरेंज या रेड का होता है। तो अगर रेड या ऑरेंज हुआ तो उसका नाम होगा कैरोटीन, अगर येलो हुआ तो उसका नाम क्या होगा, ज़ैंथोफिल, ठीक है। ये कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है। अब चलो हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। इसके चारों तरफ भी एक डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर होता है एक इनर होता है। दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर एक इनर। उसका इनर रफ है, इनर में इनफोल्डिंग्स है, लेकिन आउटर स्मूथ होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, आउटर भी स्मूथ इनर भी स्मूथ, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स किससे स्टोर होते हैं, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट की तरह, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रोमा है उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स जो स्टोर होते हैं किस तरह से स्टोर होते हैं, कौन से फॉर्म में, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स। ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट को अडेप्ट करता है, ठीक है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में, ताकि उसका कुछ नष्ट न हो जाए, वो जो रिजर्व फूड है वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को एनवायरमेंट की तरह अडॉप्ट कर लेता है, वो होता है ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स, ठीक है।
अब चलो देखते हैं और क्लोरोप्लास्ट में और क्या क्या है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स आर कॉल्ड थाइलॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में कुछ फ्लैटेंड मतलब फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थाइलैकॉइड्स, ठीक है। थाइलैकॉइड्स कैसे अरेंज होते हैं, कॉइन्स, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, ये जो पाइल तुम बना दोगे उसी तरह थाइलैकॉइड्स दिखते हैं। और एक पाइल ऑफ थाइलैकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राना, जिस और उसका नाम क्या होता है, इंटरग्रानल थाइलैकॉइड्स, ठीक है। थाइलैकॉइड्स के जो एडजेसेंट ग्राना होता है, देखो इधर एक पाइल है, इधर एक पाइल है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लामेला, ठीक है। थाइलैकॉइड को, एडजेसेंट थाइलैकॉइड को ज्वाइंट करने वाला जो चीज होता है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लामेला, ठीक है। और ये थाइलैकॉइड के अंदर, थाइलैकॉइड का भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन मतलब स्पेस, ओके। और ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी एक सेमी ऑटोनोमस यूनिट है सेल का, क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में वो सब एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो थाइलैकॉइड होते हैं, थाइलैकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है, थाइलैकॉइड्स में, ठीक है। इधर देखो, मैंने इधर एक जो लिखा है इसको देखो, पहले ये गया क्लोरोप्लास्ट, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, ग्राना प्रेजेंट होता है। ग्राना किससे बनता है, थाइलैकॉइड से। थाइलैकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब ल्यूमेन के अंदर जो स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये वाला याद रख लो, ये सब अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये हुआ है क्लोरोप्लास्ट, ये जो लिक्विड जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये एक पाइल, हर एक पाइल का हर एक कॉइन को हम क्या नाम दे सकते हैं, ग्रानम, इसका प्लूरल है ग्राना। और ये जो स्टैक है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रानम। ये जो एक पाइल का ये जो नाम है, ये देखो एक एक जो सर्कुलर कॉइन जैसा डिस्क शेप, ये होता है थाइलैकॉइड। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जो दो ग्राना को ज्वाइन करता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लामेला, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसा मतलब सेल ऑर्गेनेल है जो बहुत यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स होता है, और राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम से थोड़ा बड़ा होते हैं। इसका कारण है क्योंकि देखो, हर राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। यूकैरियोटिक सेल में जो दो सब यूनिट होते हैं वो होते हैं 60S और 40S, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो सब यूनिट होते हैं वो होते हैं 50S और 30S। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से बड़ा है। अभी 80S जब 60S और 40S मिलता है, ये 80S होता है। मैंने इसको डिस्क्राइब किया था कैसे, क्योंकि जो ओवरलैप होता है उसका कुछ एरिया मतलब दोनों के अंदर चला जाता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। उस एरिया को हम कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए 60S प्लस 40S मिलकर होता है 80S, 50S प्लस 30S मिलकर होता है 70S, ठीक है। ये एस जो है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, वेडबर्ग यूनिट है। मैंने बताया था पहले क्लास में, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर वेडबर्ग यूनिट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पे भी प्रोटीन सिंथेसिस का नाम है वहां पे राइबोसोम, तो आंख बंद करके लिख लेना, या फिर अगर राइबोसोम का फंक्शन है तो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जॉइंट होकर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 3 जगह पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पहले तो ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे जहां पे फ्री घूम रहे होंगे, खुला एकदम, या फिर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे जो सेमी ऑटोनोमस यूनिट है, या फिर ये रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे होते मिलेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स के बाद हम चलेंगे साइटोस्केलेटन पर। साइटोस्केलेटन क्या है, मतलब सेल का स्केलेटन, ठीक है। ये एक इलाबोरेट नेटवर्क है जो फिलामेंटस है और प्रोटीनेसियस, मतलब प्रोटीन कंटेंट बहुत है और फिलामेंट की तरह है, ठीक है। किस किस से बना होता है, माइक्रोट्यूबुल, छोटा छोटा ट्यूब्स होता है, माइक्रोफिलामेंट से बना होता है, और साइटोप्लाज्म में जो फिलामेंट्स उन सबको जोड़ के एक साइटोस्केलेटन होता है। हमारा जैसा स्केलेटन है, हमारा स्कल, उसके बाद हमारा नेक आया, वो सब जॉइंट होकर हमारा बॉडी का स्केलेटन बनता है। उसी तरह सेल में बहुत सारे ऐसे माइक्रोट्यूबुल से, माइक्रोफिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, जिस सबको ज्वाइन करके सेल का साइटोस्केलेटन बनता है। स्केलेटन का हमारा क्या, वो हमको सपोर्ट देता है, हेल्प करता है मूवमेंट में, शेप मेंटेन करता है। उसी तरह सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करता है, और शेप ऑफ द सेल भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये होता है साइटोस्केलेटन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। साइटोस्केलेटन के बाद सिलिया एंड फ्लैजेला।
अब इसको तो मैंने तुमको प्रोकैरियोटिक सेल में तुमको जो दिखाया था, सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैजेला होता है वो जो लंबा लंबा एक बैक्टीरिया से निकला होता है, वो तो चला गया, छोड़ो, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का सिलिया और फ्लैजेला। यूकैरियोटिक सेल के सिलिया और फ्लैजेला में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सिलिया और फ्लैजेला इसका स्ट्रक्चर मतलब सेम टू सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ सेल्स। अब ये ओर्स क्या है, देखो जब तुम बोट से गए होगे कहीं पे, अगर उसमें इंजन नहीं है तो वो जो यूज करते हैं जो बोट को, जो बड़ा सा लंबा सा स्टिक होता है, उसका एक तरफ एक मोटा सा गोल होता है जिससे हम रो करते हैं पानी को, ठीक है, वो होता है ओर, ठीक है। बोट में जब तुम जाते हो तो ये सिलिया भी ओर की तरह ही फंक्शन करता है, मतलब ऐसे ऐसे ये मतलब वो जो लिक्विड होता है जहां पे भी ये प्रेजेंट होता है सेल, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो सिलिया और फ्लैजेला उनका एक कोर होता है जिसका नाम होता है एक्सोनिम। ये वर्ड सब याद रखना है, ये एंट्रेंस में इजीली ऐसे एंट्रेंस बेसिस से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। उनका जो कोर होता है, जो एक्सोनिम होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ठीक है। देखो ये एक कोर हुआ एक्सोनिम, इसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, वो लॉन्ग एक्सिस से पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक्सोनिम में 9 डॉबलेट्स होते हैं, ठीक है। डॉबलेट मतलब 2 चीज, 9 डॉबलेट्स ऑफ रेडियली अरेस्ट पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स जो रेडियली मतलब रेडियस, एक सर्कल के रेडियस के हिसाब से अरेंज होते हैं, 2-2 होते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स, मतलब सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्स होते हैं, उसको सब ज्वाइन करके रेडियस की तरह, एक रेडियस सर्कल की तरह 2-2 ऐसे 9 होते हैं, ठीक है। 9 मतलब टोटल 18 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं चारों तरफ, ठीक है। इस तरह पे अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, 9+2, क्योंकि 9 डबलेट हैं चारों तरफ, बीच में 2 माइक्रोट्यूबुल्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 9 डबलेट प्लस 2 माइक्रोट्यूबुल अरे, 9+2 अरे, ये जो अरेंजमेंट का नाम होता है, ठीक है। सेंट्रल ट्यूबुल्स किससे कनेक्ट होते हैं, सेंटर में जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो सब ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं, ब्रिज से, ठीक है। और उनके चारों तरफ एक सेंट्रल सीथ है जो उनको बंद करता है, ठीक है। और हर सेंट्रल सीथ किससे कनेक्टेड होता है, एक ट्यूबुल से। वो ट्यूबुल किसको कनेक्ट करता है, एक पेरिफेरल डबलेट को। वो पेरिफेरल डबलेट और ट्यूबुल कैसे कनेक्ट होते हैं, रेडियल स्पोक होता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ 9 डबलेट है, इसीलिए तो कितना स्पोक चाहिए होगा, 9 स्पोक चाहिए होगा सेंटर से उसको कनेक्ट करने के लिए, 9 रेडियल डबलेट्स, इसीलिए 9 रेडियल स्पोक्स उसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल डबलेट्स है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, लिंकर से। इसका एक स्ट्रक्चर है, मैं तुमको दिखा दूंगा इसके बाद। पहले ये तुम मतलब ये जो वर्ड्स है देखो, एक्सोनिम क्या होता है, कोर होता है, अरेंजमेंट होता है 9+2 है, 9 रेडियल स्पोक्स होता है, 9 डबलेट्स होता है, पेरिफेरल डबलेट्स को लिंकर्स कनेक्ट करता है। ये सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब वर्ड को याद रख लेना, ये जो सब रेड में है ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बासाल बॉडीज। सेंट्रियोल क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस, उसके बारे में। सिलिया और फ्लैजेला उससे बने होते हैं, बासाल बॉडी स्टेज, ठीक है, उससे उनका फॉर्मेशन होता है। अब चलो मैं तुमको डायग्राम दिखा देता हूँ, तुम अच्छे से समझ जाओगे। ये हुए सिलिया और फ्लैजेला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में तुम इसको इससे देख पाओगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये वाला डायग्राम तुम बना देना, ठीक है। ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये है 2 सेंटर माइक्रोट्यूबुल्स, देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स 2 होते हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 9 डबलेट्स, 2-2 है सर्कल्स, 9 डबलेट्स कनेक्टेड है। ये रेडियल स्पोक है जो सेंटर को कनेक्ट करता है, क्योंकि 9 सबसे एक निकला है, क्योंकि 9 डबलेट है तो 9 रेडियल स्पोक है, ठीक है। ये सब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब है जो डबलेट में होता है। ये देखो ये जो कनेक्ट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है माइक्रोट्यूबुल के चारों तरफ, सेंट्रल माइक्रो, ये क्या है, सेंट्रल सीथ, ठीक है। ये माइक्रोट्यूबुल है सेंट्रल, उसके चारों तरफ है सेंट्रल सीथ, उससे कनेक्टेड है पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूबुल, किससे, रेडियल स्पोक। हर पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल 2-2 है और टोटल 9 है, इसलिए हम बोलते हैं 9 डबलेट्स। और अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, 9+2 अरे, ठीक है। और ये इंटर डबलेट ब्रिज है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है, ये सेंट्रल सीथ है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा याद रख लेना, समझ जाओगे, वो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायग्राम से ही तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ इतना तक था जो भी था। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। वो थोड़ा लंबा क्लास होगा, अच्छे से उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है।
अब हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, मतलब कुछ भी रिलेटेड कोई भी डाउट है, उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम में तुम आके मुझे डाउट पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम मैंने लिंक दे दिया है, फेसबुक का भी लिंक दे दिया है, वहाँ पे भी तुम पूछ सकते हो। सब डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी जाके देख लो जिन्होंने ये देखा है, फिर आके ये वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छे से समझ जाओ। 4 क्लास है, हम 5 क्लास में कंप्लीट करने वाले थे सेल बायोलॉजी को, ठीक है। इसके बाद जो क्लास का वो लास्ट क्लास होगा। सेल बायोलॉजी के बाद सेल बायोलॉजी के अंदर जो एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो टिप्स और ट्रिक्स है, कैसे याद रखेंगे, कैसे आसानी से याद रह जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 6 नंबर क्लास में, लेक्चर नंबर 6 में हम उस सबको मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इजीली बहुत सारे ऐसे इजी छोटे छोटे पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको तुम मतलब स्किप कर सकते हो, वही आ जाते हैं एग्जाम में, उस सबको भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आसानी से तुम सबको याद रख सकते हो आराम से। वो वाला क्लास जरूर दिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस साल एंट्रेंस देने वाले हैं, ठीक है। ये सेल बायोलॉजी के बाद मैं जूलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद मैं जो एंट्रेंस जो इस साल बच्चे दे रहे हैं उनके लिए हर दिन 1-1 घंटे का एक वीडियो छोड़ूंगा एंट्रेंस बेस्ड, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 2 वीक के अंदर पूरा एंट्रेंस पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी मिलाकर। और इतना मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने मेरा वो एंट्रेंस बेस्ड वीडियो टोटल अच्छे से देख लिया, अच्छे से सुन लिया, अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो नीट में 360 जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा 320 पक्का है, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ। अगर तुमने उसको अच्छे से समझाओ, जो एंट्रेंस बेस्ड वीडियो, तुम्हारा 320 के ऊपर आ ही जाएगा। बाकी तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री वो तुम पे डिपेंड करता है कितना तुम पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ एबव 320, ठीक है। आज का जो भी वीडियो मैंने तुमको पढ़ाया उसका मैंने PDF भी नीचे दे दिया, उसको पढ़ लेना, नोट बना देना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।